नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ और नाथ पंथ के गुरुजन की विशिष्ट पूजा की। साथ ही मंदिर की गौशाला में गोवंश की सेवा कर उन्हें गुड़ खिलाया। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में गुरुओं को नमन किया। पूजा के बाद महाप्रसाद चढ़ाया और अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की। आंदोलन का नेतृत्व कर पाएगा, लेकिन वो आंदोलन भी हुआ क्योंकि एक पक्ष उनका साधनात्मक है, एक पक्ष क्रियात्मक है और व्यावहारिक पक्ष जो समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण संस्थाएं खुलनी है तो खुलनी है, उस कार्य को आगे बढ़ा देना। चिकित्सालय खुलना है तो खुलना है, कार्य आगे बढ़ेगा। और अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए अगर किसी कालखंड में किन्हीं कारणों से हमारे किसी स्थल को किसी ने अपवित्र किया है, हम फिर से उसको पवित्र करके वापस लेंगे, यह भाव और वह उन्होंने उस समय दिखाया। आज आप सब यहाँ पर आए गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर। मैं एक बार फिर से यहाँ पे जितने भी हमारे मंचस्थ संतगण हैं, अतिथिगण हैं, यहाँ पे जितने भी संतगण हैं, आचार्यगण हैं, अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सब को और आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आज के इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूँ, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ। तो बता दें कि गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां आज उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को संबोधित किया। इसी के साथ उन्होंने गौवंशों की सेवा की, उन्हें गुड़ खिलाया। इसी के साथ गुरु पूर्णिमा पर योगी ने गुरु मंत्र दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कोई चूक नहीं करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव मंगलवार 4 जुलाई को रामनगरी अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष सबसे पहले दोस्तपुर रघुपुर जाएंगे, स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव रौनाही जाएंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के साथ अखिलेश यादव 4 जुलाई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम में वो इस अयोध्या के दौरे में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 4 जुलाई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुटी है, बैठकें कर रही है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री बैठकों के साथ साथ लगातार वो दौरे पर हैं। इसी के साथ बताया जा रहा है कि 4 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वो गंगा में जाकर गंगा श्री को श्रद्धांजलि देने के बाद रौनाही जाएंगे, दोस्तपुर जाएंगे। लगातार बैठकों के दौर के जारी के बाद अब अयोध्या के दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है, वहीं अब बताया जा रहा है कि 4 जुलाई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में जुटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर कहीं न कहीं चुनावी तैयारियों में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। बीते दिन अगर बात की जाए तो सीतापुर के नैमिष से कहीं न कहीं प्रशिक्षण शिविर और चुनावी लोकसभा चुनाव का आगाज करने के बाद
लगातार वो दौरे कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो अब वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां आज बात करें तो वो हैदराबाद में जाकर केसीआर से मुलाकात करेंगे। उसके ठीक बाद आपको बताएं कि कल वो बाराबंकी के माफ करिएगा अयोध्या के दौरे पे जाएंगे। आपको बताएं कि बीते दिन वो बाराबंकी के दौरे पे गए थे, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर महीने कम से कम जिलों का दौरा करेंगे। उसी क्रम में अब कल उनका अयोध्या दौरा है, जहां वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विभांशु, वो कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें वो शामिल होंगे? जी, अगर बात की जाए तो में शिरकत करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो रघुपुर जाएंगे, जहां दोस्तपुर इलाके में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो तमाम पुराने नेता हैं, जो नेताजी के साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करते थे, उनके सुख दुख में खड़े नजर आते हैं। उसी क्रम में कल गंगा सिंह यादव के घर जाएंगे, उनके देहांत पर उनके परिजनों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें सांत्वना देंगे। विभांशु, अखिलेश यादव के अयोध्या के दौरे पर किस तरीके से सियासी समीकरण निकाला जाए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आपने देखा था कि 2019 के चुनाव में अयोध्या ही राजनीतिक केंद्र बना था, साथ ही बनारस भी एक केंद्र बनते हुए नजर आया था। इस बार अगर बात की जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले राम लला मंदिर का कहीं ना कहीं शुभारंभ होगा, शिलान्यास होगा, जिसमें भव्य तरीके से महीने दिन तक पूजन चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मंदिर के उद्घाटन को कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान मंचों से भी अपने सीना थपथपा कर और फिर इसका मंदिर निर्माण की जो श्रेय है वो अपने तरफ लेने का प्रयास किया जाएगा। उसी क्रम में अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा कहीं ना कहीं सियासी मायनों से काफी अहम है, क्योंकि अयोध्या के अंदर में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव चाहे वहाँ अतिक्रमण हो, चाहे वहाँ किसानों की जमीन हो, चाहे वहाँ बात की जाए तो तमाम दुकानों को तोड़कर नई दुकान दी गई है, जिसमें सर्किल रेट पर दाम न देने के आरोप में तमाम वहाँ के व्यवसायी आंदोलनरत रहे हैं। उसमें भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े नजर आए थे। उसके ठीक बाद अयोध्या से अगर राजनीतिक केंद्र भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का बनाती है तो इसमें समाजवादी पार्टी अयोध्या के अंदर अपनी ग्राउंड तैयार करने में लगी हुई है। अगर बात की जाए नंदनी तो गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद रौनिया समेत तमाम जगहों पर जाएंगे, जहां अगर बात की जाए तो सपा के बाराबंकी के जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। साफ तौर से अगर देखा जाए तो 2024 चुनाव को लेकर जो सपा का चुनावी मुद्दा है, बात की जाए तो जाति जनगणना हो, चाहे बात की जाए सामाजिक न्याय हो, चाहे अब अगर नए मुद्दे की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इन तीनों मुद्दों को लेकर सपा अध्यक्ष आम जनता और पदाधिकारियों के बीच कहीं ना कहीं बड़ा बयान भी दे सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि अखिलेश यादव 4 जुलाई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी 2024 को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। इसी के साथ आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैदराबाद दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं पर बताया जा रहा है 4 जुलाई को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और साथ ही 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस पूरे सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि एनसीपी नेता अजीत पवार काफी समय से नाराज चल रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ऐसा नहीं करना चाहते थे। आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और इससे महाविकास अघाड़ी को भी धक्का लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना में जो मीटिंग हुई है, मोदी जी अगर वो हटाने के लिए साथ आए, हम लोग विपक्ष को हटाएंगे। वहीं जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ जल्द आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, रामदास अठावले ने जो बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं सियासत में जो है हलचल तेज हो जाएगी और यूपी के सियासत को भी लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है।
आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले कल लखनऊ के अपने दौरे पर थे और एनडीए ने जिस तरीके से अपने तमाम सहयोगी दलों को बुलाया हुआ था उसमें वो शामिल हुए थे। सोनेला पटेल के जयंती के कार्यक्रम में वो आए हुए थे और तमाम ऐसी बातें इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में रामदास अठावले ने की है। वही उसके बाद अगर वीवीआईपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति पर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में थे और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ अपना संबंध बनाना चाहते थे। शिंदे सरकार में वो शामिल हुए हैं, लेकिन एनसीपी प्रमुख के दबाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए थे। आखिरकार उन्होंने अपना मन बदला और फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ वो आए और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने। इसके बाद जिस तरीके से विपक्ष लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहा है, तमाम दावे कर रहा है, महाराष्ट्र से उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे कयास ये भी लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के विपक्ष पे सेंधमारी देखी जा सकती है। और जिस तरीके से जयंत चौधरी ऐसी खबरें आ रही है कि लंदन में मुलाकात हुई थी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जयंत चौधरी को कुछ ऑफर किया हुआ है। इसको लेकर अटकलें जारी है और लगातार रालोद ये बयान कर रहा है कि गठबंधन उसका सपा से बना हुआ है, तो स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। आज रालोद के प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम में जयंत चौधरी की स्थिति मजबूत है और पश्चिम का किला कोई पार्टी तभी भेज पाएगी जब जयंत चौधरी उनके साथ होंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पश्चिम का किला भेजना के लिए जयंत चौधरी का होना जरूरी है। कोई भी आएगा तो जयंत चौधरी के सामने हाथ जोड़कर समर्थन मांगेगा। उसके बाद हमारे नेता तय करेंगे कि किसे समर्थन देना है और किसके साथ जाना है। जी, लेकिन विवेक देखिए, वहीं पर विपक्षी एकता की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में विपक्षी एकता में फूट डालने में सफल हो रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी फूट डाले। विपक्ष ही कई मुद्दों पर आपस में सहमत नहीं है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनमें सभी पार्टियां एक दूसरे से अलग होकर मुखर होकर बात कर रही थी। सिर्फ एक मुद्दे पर ये पार्टी सबके ये साथ आए थे कि केंद्र सरकार में मोदी को हटाना है। बाकी आप यूसीसी का मुद्दा ले लीजिए, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो पक्ष यूसीसी के पक्ष में रख रही है, सरकार का समर्थन कर रही है और कई ऐसी राजनीतिक दल है जिन्होंने यूसीसी का विरोध किया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं आपसी असहमति का फायदा उठाते हुए लोगों को अपने साथ ले आ रही है। आम लोकसभा चुनाव में अपने संगठन के अलावा कैबिनेट का भी विस्तार कर रही है और तमाम ऐसे राजनीतिक दल है जिनको अपने साथ लाने का भी प्रयास लगातार बीजेपी के द्वारा जारी है आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन विवेक, जिस तरीके से रामदास अठावले ने बयान दिया है यूपी की सियासत को लेकर, तो क्या कुछ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आरएलडी के प्रमुख एनडीए में शामिल हो सकते हैं? देखिए, बात करें तो रामदास अठावले महाराष्ट्र की राजनीति की समझ ज्यादा रखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति से काफी अलग है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से रामदास अठावले ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ आ सकता है, जिस प्रकार से अजीत पवार उनके साथ आए हैं, तो इसमें कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। तमाम ऐसी राजनीतिक हलचलें उत्तर प्रदेश में लगातार बनी हुई है। कभी सुभाषपा से करीबियां दिखती है भारतीय जनता पार्टी की, कभी रालोद से दिखती है, कभी किसी और राजनीतिक दल से उसकी करीबियां देखी जा सकती है। तो अंत तक सभी राजनीतिक दल फूक फूक पर कदम रख रहे हैं और अंत में जिसका भी साठगांठ जिस भी राजनीतिक दल के साथ बैठ जाएगा वो राजनीतिक दल एक दूसरे को समर्थन करने में लग जाएगा। तो सभी अपने पत्ते छुपा के रखना चाहते हैं और एट द मोमेंट सभी अपने पत्ते खोलेंगे कि आखिर ऊंट किस करवट बैठ रहा है। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आज पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वेदों की रचना करने वाली महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन भी माना जाता है। वेदव्यास ज्ञान का भंडार थे, इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये दिन गुरुओं के पूजन का भी होता है। प्रयागराज के बरहना स्थित किन्नर अखाड़ा में गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाया गया। किन्नर अखाड़ा के प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर स्वामी
कौशल्यानंद गिरी महाराज ने अपने गुरु का विधि विधान से पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं किन्नर अखाड़ा के शिष्यों ने स्वामी कौशल्यानंद गिरी महाराज का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद दिया और पूजन अर्चन के साथ साथ किन्नर अखाड़ा के शिष्यों ने भक्तिमय भजन कीर्तन और भक्ति भाव के साथ अपने गुरु का गुणगान किया। वहीं स्वामी कौशल्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि यह सनातन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है, साथ ही सभी को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान होती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सनातन पद्धति को, और हम लोग किन्नर समाज से आते हैं। किन्नर समाज में क्या होता है, जब समाज हम लोग को छोड़ देता है या परिवार हम लोग को त्याग कर देता है, तो हम लोग को गुरु के श्री चरणों में जगह मिलता है। हमको भी अपने गुरु के श्री चरणों में जगह मिला है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज फल फूल रहे हैं। गुरु का मतलब आपको अंधेरा से उजेला की तरफ लेके जाना, आपको अंधेरा रास्ता को ख़त्म करके आपके रास्ता सतमार्ग दिखाना, गुरु का अर्थ यही होता है। तो इसी परंपरा को हमारे किन्नर समाज में ये गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुराने यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 50,000 इनामी गैंगस्टर रत्नेश पांडे को गोंडा के कोतवाली देहात क्षेत्र के खोर हंसा बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ के रत्नेश की लंबे समय तलाश कर रही थी। रत्नेश पॉक्सो एक्ट SC/SC एक्ट में वांछित चल रहा था। वहीं बता दें कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने 2002 में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर गोली और बम मारकर जनार्दन की हत्या कर दी थी, जिस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं पॉक्सो एक्ट और SC/SC एक्ट में अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। खबर जनपद पीलीभीत विकासखंड ललौरी खेड़ा विकासखंड गांव का नवादा से है, जहां पुल निर्माण की हकीकत जानने के लिए गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यवाही संस्था और अफसरों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कार्यदायी संस्था सुस्त गति से कार्य कर रही है, जबकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं राज्य मंत्री ने ग्रामीण की पुल निर्माण संबंधित समस्या सुनने के बाद उसका जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य मंत्री लालपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य समस्याएं रखी। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। तो बता दें कि राज्य मंत्री ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। खबर पीलीभीत से है, जहां पर तमाम अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ गन्ना मिल को लेकर तमाम ग्रामीणों ने वहां पर शिकायत की। आयुष्मान कार्ड को लेकर, राशन कार्ड को लेकर तुरंत उन्होंने निस्तारण के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने निर्माणाधीन पुल का औचक निरीक्षण भी किया। इसके साथ तमाम उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि लखनऊ में अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला, अशरफ हत्याकांड का मामला, बड़ी खबर आपको बता दें कि याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। अतीक अशरफ हत्याकांड के मामलों पर याचिकाओं में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका, जिसकी आज सुनवाई की जाएगी। असद के एनकाउंटर की भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की थी। असद और माफिया बदश के खिलाफ याचिका पे निष्पक्ष जांच की मांग की थी। बता दें कि आयशा नूरी ने अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी।
अतीक अशरफ की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। असद के एनकाउंटर की भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की थी। आयशा नूरी ने पुलिस और एसटीएफ कर रही आयशा नूरी की तलाश में जुटी पड़ी है। इसी के साथ अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले में आज सुनवाई की जाएगी। अतीक की बहन आयशा नूरी ने याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। निष्पक्ष जांच की मांग की थी अतीक की बहन आयशा नूरी ने। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, आज जिस तरीके से आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, आज उसकी सुनवाई की जाएगी। निष्पक्ष जांच की मांग की थी उन्होंने। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड का जो मामला है उसमें जो है माफिया बिरदस्त दोनों आरोपी थे, इसके साथ साथ आयशा नूरी भी इस मामले में आरोपी थी। फिलहाल जिस तरीके से 15 अप्रैल को माफिया बिरदस्त का अंत कर दिया गया था, इस मामले में जो जांच की मांग की जा रही थी, क्योंकि इस मामले में आयशा नूरी ने एक याचिका दायर की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसमें दरवाजा खटखटा था। इस मामले की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता ने एक कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। फिलहाल आज इस मामले में सुनवाई होनी है और सुनवाई होने के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की या फिर जो बात की जाए, क्योंकि आयशा नूरी भी जो हत्याकांड की आरोपी है और ये भी लगातार फरार चल रही है, इसकी गिरफ्तारी के लिए वो लगातार यूपी भर में छापेमारी कर रही, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी यूपी पुलिस ने अपना पहरा मजबूत कर रखा है उसकी गिरफ्तारी के लिए। इसके साथ ही जो बात की जा रही है, जो यूपी एटीएस की टीम वो भी लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन आज तक जो है ना आयशा नूरी में हाथ लगी है, ना ही अतीक की पत्नी की बात की जाए ना तो अतीक की पत्नी उस एसटीएफ का हाथ लगी है। फिलहाल जिस तरीके से जो बात की जा रही है, आज जो सुनवाई होनी है, सुनवाई के दौरान जो माफिया बिरदस्त है, उनके जो करीबी हैं और रिश्तेदार हैं या फिर जो उनके गुर्गे हैं, उस सभी लोग इस सुनवाई पर निगाह बनाए हुए हैं। और लगातार जो बात की जाए, जो इस तरीके पुलिस इस मामले में जो आयशा नूरी की बात की जाए उसकी गिरफ्तारी के लगातार जो कोशिश कर रही है, उसको लेकर के भी वहां पर पहरा अपना बनाए हुए है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड में माफिया बिरदस्त को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ साथ जो आयशा नूरी के पति हैं डॉक्टर इखलाक को भी गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर इखलाक जो आरोप था कि जो शूटर तक पैसा पहुंचाना और उनको सड़ देने का जो आरोप था, इस मामले में फिलहाल वो गिरफ्तार किया गया था, वो जेल में है। और इसके साथ जो वकील था, वकील को भी जेल में रखा गया है, जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ जो आयशा नूरी की तलाश में लगातार छापेमारी जो चल रही थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कलीम, देखिए वही उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो मुख्य आरोपी है गुड्डू मुस्लिम की बात करें या शाइस्ता परवीन की बात करें, लगातार एसटीएफ इनकी भी तलाश कर रही है। देखिए, जो शाइस्ता परवीन की बात की जाए, गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए, ये दोनों को लगातार फरार भी और इनके ऊपर जो इनाम की राशि है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 5 लाख का इनामी जो है गुड्डू मुस्लिम है। और गुड्डू मुस्लिम के साथ साथ जो शाबिर शूटर है वो भी लगातार फरार है, क्योंकि उस पर भी 5 लाख का इनाम है। शाइस्ता परवीन की बात की जाए तो शाइस्ता परवीन पर भी इनाम है। लेकिन जो आयशा नूरी की बात की जाए, जिसके लिए आज याचिका पर सुनवाई होनी है, क्योंकि आयशा नूरी पर अभी किसी तरह का इनाम नहीं घोषित किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आज सुनवाई होगी, इस सुनवाई के बाद आयशा नूरी की गिरफ्तारी के लिए उस पर भी इनाम की राशि घोषित की जाएगी। लेकिन अभी इनाम कितना घोषित होगा, अभी इसका जो है किसी तरह का कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि लगभग जिस तरीके से 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन है, तो कहीं ना कहीं जो आयशा नूरी है, आयशा नूरी पर भी लगभग 50 से 25,000 का इनाम शुरुआती तौर पे घोषित हो सकता है। फिलहाल आज बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आयशा नूरी याचिका पर आज सुनवाई है, उसको लेकर के क्या पुलिस का जो पहरा है, पुलिस जिस तरीके से फैली हुई है गिरफ्तारी के लिए, क्या आयशा नूरी की गिरफ्तारी कर पाएगी या फिर जो आज सुनवाई है उस सुनवाई के दौरान आखिर क्या कुछ फैसला आता है। क्योंकि जिस तरीके से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की उसमें मांग की है और इसमें जो जांच है फिर चाहे की बात की जाए, इन सभी मामले में जो निष्पक्ष जांच की बात की जा रही, क्या ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी, इन सभी चीजों पर जो है आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि आज इस मामले में बड़ी सुनवाई की होनी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। अलीगढ़ में टशनबाजी में दबंगों ने गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया है। युवक को घर से बुलाने के बाद बीच चौराहे पर गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया। बैग से निकालकर कारतूस से लोड तमंचों से युवक पर
अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें युवक के दोनों पैर में गोली लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी हिस्ट्री शीटर अंकित और लव सहित अन्य साथियों ने पीड़ित के साथ गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया। कोतवाली इगलास के कस्बे के गोंडा मोड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि गोलीकांड से खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं। दिन दहाड़े ही युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें उस युवक के पैर में गोली लगी है। दबंगों के हौसले बुलंद दिखाए जा रहे हैं। लगातार मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है और लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें युवक के पैर में गोली लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं आरोपियों की तलाश कर रही है। कौशाम्बी जिले के एक महिला ने तांत्रिक के घर के सामने जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला ने खुद के साथ दुष्कर्म, मारपीट सहित नाबालिग बेटी को जबरन बंधक बनाए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के एक कस्बा की रहने वाली महिला अपने पति की बीमारी को लेकर बेहद परेशान रहती थी। इसी बीच उसकी रिश्तेदार महिला ने उसे पीपरी थाना क्षेत्र के निजामपुर पुरैनी के तांत्रिक राजू पंडा के बारे में बताया। वो पति को लेकर राजू पंडा के पास गई। महिला के अनुसार तांत्रिक राजू के झाड़ फूक के बाद पति की तबीयत से आराम होने लगा, जिसके चलते महिला को पति संग वह हर 3-4 दिन में बुलाने लगा। मृत महिला ने बताया कि पुलिस को तहरीर में लिखा है कि तांत्रिक राजू ने पति को ठीक करते करते उस पर बुरी नजर रखने लगा। एक दिन उसने उसे शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, जिस पर उसने इनकार कर दिया, जिस पर तांत्रिक राजू ने अपने तंत्र मंत्र से पति को जान से मारने की धमकी दी। उसके मना करने के बाद भी तांत्रिक ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए और उसका मोबाइल वीडियो तैयार कर लिया, जिसके बाद तांत्रिक ने महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अक्सर शारीरिक शोषण करता रहा। मृतक महिला ने अपनी तहरीर में लिखा है कि तांत्रिक ने उसका शोषण करने के बाद उसकी 15 वर्षीय बेटी पर भी बुरी नजर रखने लगा। 8 मई को महिला की किशोरी बेटी को बहलाकर तांत्रिक ने अपने घर में बंधक बना लिया, जिसके बाद से महिला की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में तांत्रिक राजू और उसके 3 भाई आरोपी बनाए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मृत महिला अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए तांत्रिक के घर पहुंची, लेकिन तांत्रिक और उसके भाई उसका विरोध करने लगे। इसी बात से नाराज महिला ने अपने पास रखा संदिग्ध जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर तांत्रिक की पत्नी इलाज के लिए लेकर गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्होंने फिर हमें पैसा भी मांगने की कोशिश किया कि इतना पैसा तो ठीक करेंगे। फिर हम बोले गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर ये बोला तो ठीक, अपनी वाइफ को भेज दिया करो, तुम ना आया करो। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हुआ। फिर मेरी बिटिया को इसने फंसाया जाल में। ये बताया कि आपकी पत्नी कैसी है यहाँ जी? आज सुबह ऐसे आई थी घूमने, राजू बुलाया था कि आज सुलह हो जाओ, हम तुम्हारी बिटिया को छोड़ देंगे, नहीं तुमको तुम्हारे पति को मार देंगे। आपको सूचना कैसे मिली वहाँ पे? ये राजू की पत्नी ने दिया है। क्या बताया? फ़ोन किया कि आओ तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है। बीमार रहता था। बीमारी के दौरान वो एक राजू पासी नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई, जो झाड़ फूक का काम करता था, और झाड़ फूक के दौरान उनमें आपस में प्रेम संबंध हो गया और महिला उसके साथ रहने लगी। उसके साथ उसकी बेटी भी रहती थी। इसी दौरान उसकी बेटी से भी उस राजू पासी का प्रेम संबंध हो गया और इस 17 जून को उसकी बेटी को लेके भाग गया, जिस पे मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे थे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।